हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे सब मजे में है ऐसा लग रहा है ना। काम अच्छे से कर रहे हैं। कई लोग अभी भी अपनी लाइफ में इजी बिजी चल रहे हैं, राइट। देखो टाइम जा रहा है, आप काम कर रहे हो तो बेस्ट, नहीं कर रहे हो तो सोचना चाहिए, राइट। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम पास नहीं किया है वो देख लेना, राइट। तो वो थोड़ा ध्यान में रख के आप अपना फ्यूचर देखो, दूसरे की बातों में आया ना करो। आप अपना देखो, मैं मेरा देख रहा हूं। देखो मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे काम करें, मैं काम करूंगा तो वो करेंगे, मैं ही लेक्चर नहीं लूंगा तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, इज़न्ट इट। सो थोड़ा अपने बारे में सोच के, अपना पॉजिटिव सोच के काम करो। 24 घंटे है, 12 घंटे आपके, 12 घंटे स्टडी के, बस काम खत्म, आधा आधा पार्ट कर लिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं पेज नंबर 268 के ऊपर। बहुत अच्छा वाला सम 4 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं, ऐसा है। और ये चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा है। देखते 720। ओके, तो यहां पर क्या है 720 क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है और 1 बाय 1 उसको फाइंड करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको। अ सीरीज LCR सर्किट विथ L is equal to 0.12 हेनरी, या दिस L is equal to 0.12 हेनरी and C is equal to 480. C is equal to 480 नैनो फेरेड लिखा है, सो इट इज 480 10 to the power -9 फेरेड, राइट। R is equal to 23 ohm, my dear friends, R is equal to 23 ohm, connected to 230 volt variable frequency। तो वोल्टेज V आपको दे दिया है, V, दिस V आप बोलेंगे VRMS is equal to 230 volt। नॉर्मली हमारी बुक में कहीं पे भी ऐसा सिंबल यूज नहीं किया उन लोगों ने, कैपिटल V कैपिटल I सिंबल उसी के लिए यूज कर लिया है, स्मॉल I स्मॉल v सिंबल इसी के लिए यूज करते हैं, राइट ना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, 4 बातें फाइंड आउट करनी है ऐसा लग रहा है, यस, डी तक। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। अभी इसमें करंट तो दिया नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे करंट मैक्सिमम मिलेगा। सो प्यारे बच्चों, ये तो LCR सर्किट है, उसमें करंट मैक्सिमम रेजोनेंस की कंडीशन में मिलता है ना। रेजोनेंस मतलब क्या? सो रेजोनेंस मतलब XL इज इक्वल टू XC, और वही फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। ओके, ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू। सो द फ्रीक्वेंसी सबसे पहले चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड F नॉट। F नॉट बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, 3.14 रूट ऑफ L, L का मतलब है 0.12 and C is this one, it is 480 10 to the power -9। बच्चों आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट का मतलब ये जब तक पावर 9 है ना तब तक आपको रूट नहीं मिलने वाला। तो चाहो तो ये 0 हटा के इसको दे दो तो ऐसा कुछ हो सकता है। इट इज 1 डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज 6.28 एंड देन रूट 0.12 एंड देन इट इज 48 इंटू 10 टू द पावर -8। अभी ये प्रोडक्ट कर दो, रूट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, -8 है, -4 हो जाएगा, ऊपर ले जाओ +4 होगा, सब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 663.5 हर्ट्ज, 663.5 हर्ट्ज। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी F नॉट। अभी वो फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्या चाहिए? वो फ्रीक्वेंसी के लिए करंट चाहिए। सो आई से दैट मैक्सिमम करंट दैट इज IM। अभी आपको पता है
कि रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टर कैपेसिटर का कोई पार्ट इंपीडेंस में नहीं आता है। सो यहां पर अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि Vm अपॉन मॉड ऑफ Z, लेकिन Vm तो नहीं है, Vrms है, तो मैं इसको ऐसे लिख दो √2 Vrms एंड मॉड ऑफ Z की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा सिर्फ R, बिकॉज इट इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, राइट? सो नाउ √2 1.414 into this Vrms, it is 230, and then divide by R. R is 23. What about the answer? Multiply करो, डिवाइड करो, तो आंसर मिलेगा आपको 14.14 and it is एम्पियर. सो ये हो गया करंट का आंसर. सो नंबर A is over now. So now I want to find out number B. See the number B. क्या पूछा है? What is the source frequency for which average power absorbed by the circuit is maximum? सोर्स पावर की फ्रीक्वेंसी ऐसी कहां पर होगी जहां पर सोर्स पावर की फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर सर्किट के लिए पावर मैक्सिमम एब्सॉर्ब हो जाए. ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर आपको फाइंड आउट करना. सो यहां पे लिख सकते हो मैक्सिमम पावर इज एब्सॉर्ब्ड एट फ्रीक्वेंसी F0 के ऊपर, एंड दिस F0 इज इक्वल टू 663.5 हर्ट्ज. इसके बीच में यहां पर पॉइंट है, राइट? देयर इज अ पॉइंट ऐसा. ओके, सो पावर कितना होगा? बहुत सिंपल है बच्चों. सो पावर P इज इक्वल टू, यू नो दैट इट इज I² RMS इंटू. लेकिन बच्चों मेरे पास तो IM है, तो मेरे पास रखने में क्या आएगा? सो इट इज IM अपॉन √2 स्क्वायर विद दिस R. अभी मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों तो मुझे आंसर मिलेगा IM² अपॉन 2 इंटू R. करेक्ट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो इट इज इक्वल टू IM का स्क्वायर करो तो 14.14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एंड बच्चों R 23 है मेरे प्यारे बच्चों. तो अभी इसका आंसर क्या मिलेगा? तो इसका आंसर होगा 229.3 वॉट. इट इज इक्वल टू अराउंड 2300 वॉट पावर. मैं हर बार आपको बोलता हूं कि ये सब कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करना है, बिकॉज आपको एग्जाम देनी है और वहां पर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते आप. कितना याद रखोगे आपको मालूम. दूसरी बात, मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है तो मैं इसमें से देख के आंसर लिख देता हूं. कैलकुलेटर आपको यूज करना है, एग्जाम आपको देनी है, तो प्रैक्टिस आप करो. और ये सिंपल कैलकुलेटर प्रैक्टिस है. आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बच्चों वही बातें है ना, वहां पर एग्जाम में सब टाइम ले लेता है, कुछ हाथ में नहीं आएगा. फिर आई बात समझ में? बस थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना है. करेक्ट? तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गई बच्चों और ये हो गया पावर. तो बी का आंसर हो गया. अभी चाहिए मुझे सी, है ना? तो सी क्या चाहिए? ओके. फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसीज? बच्चों अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, बहुत बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ नया पूछा है. ऐसा एक ही क्वेश्चन अभी तक मेरे ध्यान में आया ये टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट? सो हियर देयर इज अ करंट एंड इट इज कॉल्ड IRMS, एंड हियर देयर इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी F भी रख सकते हो. If you plot the graph of this one, then it is like this. ऐसा ग्राफ आपको मिल सकता है. ओके, थियरी में हमने भी समझाया है, राइट? Now this is the resonance frequency and this frequency is called F0. ये फ्रीक्वेंसी F0 मिलती है.
और ये जगह पर जो करंट होता है उसको नाम देते हैं IRMS एंड इट इज मैक्सिमम। नाउ अभी यहां पे ये करंट मिलेगा, उसको नाम दूंगा IRMS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, ऐसा होगा। बट फॉर दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज। ये दो फ्रीक्वेंसी रेंज मिलेगी। ये फ्रीक्वेंसी रेंज को अभी मैं नाम भी दे देता हूं आपके लिए। इसको नाम देता हूं F1, इसको नाम देता हूं F2 प्यारे बच्चों। नाउ सी दिस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डेल्टा F। दिस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डेल्टा F। अभी इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगी तो मैं यहां पे F1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं F0 माइनस डेल्टा F बाई 2। वैसा ही अगर यहां पे लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं F2 इज इक्वल टू F0 प्लस डेल्टा F बाई 2। बस अभी ये आपने समझ लिया तो C का आंसर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट। क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते सी। फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इट्स पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर टू दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो पावर है उससे आधा पावर चाहिए, तो ये करंट के ऊपर आपको वो पावर आधा मिलता है और ये दो फ्रीक्वेंसी के लिए वो पॉसिबल है। देखते हैं वो दो फ्रीक्वेंसी क्या है। सो अभी मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी देन यू नो दैट डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू R upon L. But you know very well this omega is equal to delta into 2 pi f. ओमेगा का फॉर्मूला है। सो इट इज इक्वल टू R अपॉन L। लेकिन बच्चों ये डेल्टा इसको मैंने दे दिया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एंड डेल्टा F इट इज इक्वल टू R अपॉन L। माय डियर फ्रेंड आई नीड दिस वन, सो देयरफॉर दिस डेल्टा F इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई L। लेकिन मुझे तो चाहिए डेल्टा F बाई 2। So what should I do, my dear friends? It is delta F by 2. It is equal to R upon 4 pi L। आई बात समझ में? मैंने लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड किया तो राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड तो राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। गेट द क्लियर? नाउ माय डियर फ्रेंड वैल्यू रख दूं ना इसकी। सो इट इज इक्वल टू, चलो सीधा वैल्यू R is what? 23, my dear friends. 4. Then 3.14. Then L is what? It is 0.12. It is 0.12 hertz. Right? So what about the answer? प्यारे बच्चों, इसका आंसर मिलता है 15.26 hertz. 15.26 hertz. This is your delta F. Now go, sorry, delta F by 2, not delta F. It is delta F by 2 is this one. So here, the lower frequency. Now frequency. You can say that F1 is equal to what? It is F0 minus delta F by 2. This is equal to F0. See this one. 663.5. 663.5 minus 15.26. So what about the answer? My dear friends, your answer is 648.24 hertz. Right? So this is your answer. Correct? Now my dear friends, F2 के लिए बात करते हैं तो F0 plus delta F by 2. This is 663.5 plus 15.26. प्यारे बच्चों, अभी ऐड करना है ना, तो इसका आंसर 678.76 and this is also in the hertz. अभी ये कंडीशन में मुझे करंट भी पूछा है, सो ये कंडीशन का करंट क्या होगा? दिस वन. सो एट हाफ पावर current is IRMS upon √2. मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम भी लिख दो, चलो मैक्सिमम. सो दिस इज IRMS मैक्सिमम. तो ये तो मेरे पास IM है,
तो मैं इसको IRMS में कैसे कन्वर्ट करूंगा? वेरी सिंपल. सो दिस इज IM अपॉन क्या हो जाएगा बताइए? IRMS मैक्सिमम अपॉन √2. तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज IRMS. यू नो द वैल्यू ऑफ IM. डू नो द वैल्यू ऑफ IRMS? आपके पास IRMS की वैल्यू है या नहीं है? चेक कर लो. IRMS मैक्सिमम नहीं दिया है. सो व्हाट शुड आई डू? I take this IRMS maximum by this way. It is IM, that is maximum, divided by √2 into √2. So this is IM by 2, and this one is 14.14 divided by 2. So it is 7.07 ampere. So for this value of current you are getting the half power. Calculate करके भी check कर सकते हो. Right? Now we have D, fourth option. चौथा option है बच्चों मेरे पास. What is the Q factor of the given circuit? You know there are two formula for the Q factor. So first of all, Q factor. So formula Q is equal to, you can say that it is 1 upon R under root L upon C. 1 upon R. R का मतलब होता है 23 into under root L. So this L is 0.12 and divide by C. So C is 480 into 10 to the power minus 9. Simplify, you are getting the Q factor. दूसरा फॉर्मूला Q factor का क्या है? So this Q factor और करके आप लिख सकते हो. और दूसरी मेथड आपको कोई एक सॉल्व करना है. So और के लिए है ओमेगा नॉट L upon C. Sorry, R. Right? What is omega naught? तो आपको ये F naught मालूम है. So you can write 2 pi F naught L upon R. So it is 3.14. F naught is what बच्चों? So it is 663.5. And then L है बच्चों 0.12. And then divide by R है 23. So you are getting the answer for Q factor. Q factor का यूनिट नहीं होता है तो आप यूनिटलेस लिख सकते हो. हाँ एक बात है, ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. ये मेथड थोड़ा इजी है. रूट नहीं निकालना है, माइनस पावर नहीं लेना है, तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस वे. क्लियर ना? 7.20 देख लिया. राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? Now we are going to discuss the question number 7.21 which is on page number 268. Right? 268 नंबर के पेज के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.21. क्या है बच्चों? Obtain the resonant frequency and Q factor for of LCR circuit. LCR सर्किट के लिए Q factor चाहिए, ऐसा पूछा है. L is equal to 3 Henry. बहुत सिंपल. L is equal to 3 Henry. Right? C is equal to you can say 27 माइक्रो लिखा है बच्चों, -6 फेरेड हो जाएगा. करेक्ट? देन R इज इक्वल टू क्या लिखा है? 7.4. राइट? बस ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास. ओके. और आगे क्या पूछा है? इट इज डिजायर्ड टू इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल विड्थ at half maximum by factor 2. Suggest suitable way. क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ता है क्योंकि आंसर कई बार बहुत इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर देने में दिक्कत हो सकती है. करेक्ट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो. कई बच्चे तो क्वेश्चन देखते ही नहीं है. जो नोट्स मैंने भेजा है या आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसमें से क्वेश्चन बिना पढ़े डायरेक्ट आंसर दार लिख देते. लेकिन एग्जाम में क्या होता है बच्चों पता है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होते हैं. वंस आप लोग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होते हो ना, जब लर्न करते हो ना, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हो. माय डियर, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है और वही एक ट्रिकी आंसर होता है. बस पकड़ लो वो ट्रिक को, आपका काम बन जाएगा. यहां पर हमारे पास Q फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है बच्चों. Q फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? सो Q फैक्टर
that is Q is equal to 1 upon R under root L upon C. That's it. ये हमारे पास फॉर्मूला है. सो अभी हमको क्या करना है? ओके, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी भी शायद पूछा है. देखो क्या, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैं यहां पे फाइंड आउट कर लूं. चलो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी. सो देयरफॉर दिस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 3.14. रूट ऑफ एल, एल इज 3, सी इज 27 एंड -6. बच्चों थोड़ा ध्यान रख के अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको शायद ऐसा मैं बोल सकता हूं कि कैलकुलेटर का यूज भी कम करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है. राइट, देखो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 81. सो रूट 81 इंटू 10 टू द पावर -6, तो होगा ये 1 अपॉन 6.28. सॉरी 6.28. 81 का रूट क्या होगा बच्चों बताइए? 81 का रूट होगा 9 एंड यहां पर -3. बस अब ये -3 ऊपर जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 6.28, 9. माय डियर, ये हो गया आपका आंसर. इजी है ना? तो मतलब थोड़ा प्रिकॉशन करके कैलकुलेशन करना ना. सेकेंड चाहिए हमको क्यू फैक्टर. तो फॉर्मूला क्या है? तो मैंने लिख दिया है. So therefore this Q factor is equal to 1 upon R. R है 7.4, root में L it is 3, then it is C 27, 10 to the power -6. ये फिर से इजी बनने वाला है ना? So it is 1 upon 7.4, रूट के अंदर 1 upon 9 into 10 raised to -6. So this is equal to 1 upon 7.4, then root. ये ऊपर जाएगा बच्चों, इसका रूट ले लो. ओके चलो मैं पहले रूट कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए. तो इसका रूट है 1 तो 1 रहेगा, 9 का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3. फिर इसके जैसा ही बन गया बच्चों, तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 7.4 एंड 3. राइट, तो आंसर क्या हो सकता है? खुद ही कैलकुलेट कर लो तो आपको ये क्यू का आंसर मिल जाएगा. कैलकुलेशन में हमेशा आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं अभी से, क्योंकि आप भी थोड़ा काम करिए, कैलकुलेटर यूज करिए तो आंसर मिल सकता है. करेक्ट. तो ये 2 क्वेश्चन पूछे थे, आंसर मिल गया. अभी आपने इसका आंसर दे दिया, इसका आंसर दे दिया. आउट ऑफ 3 यू विल गेट 1.5 मार्क. बट अभी आपको शायद इससे आगे भी 1.5 मार्क्स चाहिए. तो और एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों. क्या है? देखो, it is desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum by a factor of 2, suggesting the suitable way. क्या क्वेश्चन पूछा है पता है? ये जो Q फैक्टर लिखा है यहां पे जो मिला है वो डबल करना है. तो आपको जब थियरी समझाई गई थी तब ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था हम लोगों ने, याद है? तो यहां पे था IRMS और यहां पे था ओमेगा. 2 ग्राफ वहां पे प्लॉट किए थे, याद है? तो एक ऐसा वाला ग्राफ था. राइट, सपोज ये रेजिस्टेंस R1 के लिए है और मैं एक ग्राफ ऐसा प्लॉट करूं, ऐसा. तो ये ग्राफ मैं R2 के लिए प्लॉट करता हूं. अभी ये मैक्सिमम है और ये हो जाएगा हाफ पावर वाला IRMS मैक्सिमम बाय 2. आप चेक कर सकते हो कि इसका विड्थ और ये विड्थ ऑलमोस्ट, ये जो है इससे ये हाफ हो जाएगा. तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये हाफ विड्थ करोगे कैसे? तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है. We have 7.4 ohm resistance is connected with LCR series circuit. Now if you want to improve the value of this Q factor double 2 times, then you have to reduce the value this one half.
मतलब ये 7.4 जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका काम बन गया। अभी 7.4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा? इट इज 3.7, दैट्स इट, इट इज 3.7। सो लिखना क्या है? As we want to increase the sharpness of the resonance curve and it becomes half width with compared to the initial one, then we have to reduce its resistance value from 7.4 ohm to 3.7 ohm। बस ये बात हमको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। करेक्ट? तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना? अच्छे से लिखना है इसको, रेफरेंस बुक में दिया है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करो तो भी वो आपको हिंट दे देगा, है ना? बस तो ये हो गया 7.21 का आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.22 है। देखो, इट इज ऑन सेम पेज नंबर 268। क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एमसीक्यू के लिए होते हैं, ऐसा माइंड में कंप्लीटली रेडी करके रखना है आपको। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? इन एनी एसी सर्किट is the applied instantaneous voltage is equal to the algebraic sum of the instantaneous voltage across the series elements of the circuit. Is the same true for the RMS voltage? मतलब मैं समझाऊं आपको सर्किट ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 1 की। तो सपोज मेरे पास इंडक्टर है सर्किट के अंदर, कैपेसिटर कनेक्टेड है, देन देयर इज अ रेजिस्टेंस, ये सब कनेक्शन में है मेरे पास, राइट? तो अभी मुझे इसको एसी सप्लाई के साथ में जोड़ना है, लाइक दिस, एसी सप्लाई। सो दिस इज द इंडक्टर, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज अक्रॉस दिस वन इज VL, अक्रॉस दिस वन इज VC, अक्रॉस दिस वन इज VR। द क्वेश्चन दैट इज applied voltage V is the algebraic sum of all these three. So can I write like this? This V is equal to VL plus VC plus VR। ये कब सही है? तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है तब सही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, दिस वैल्यू इज राइट व्हेन देयर इज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मतलब जो टाइम के ऊपर फाइंड कर रहे हो वो टाइम की बात हो रही है। सो इट इज ट्रू ओनली इन द केस व्हेन इट इज एट टाइम टी। इट इज एट टाइम टी, टी टाइम के लिए ही ये सही है, बाकी सही नहीं। क्लियर? देन आफ्टर पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा है? इज द सेम ट्रू फॉर आरएमएस वोल्टेज? आरएमएस वोल्टेज के लिए भी ये सही है? सो यस, इट इज नॉट। मतलब ये अगर आपने लिखा VRMS, देन इट इज नॉट इक्वल टू VRMS एट R प्लस VRMS एट C प्लस VRMS एट L। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर फेज के साथ में लिया गया था, इसीलिए सही है। दिस इज नॉट विद द फेज, बिकॉज ये तो क्या देता है? रेजिस्टेंस का एक साइकिल के ऊपर एवरेज, वैसे इंडक्टर का, वैसे कैपेसिटर का। सो यू कांट टेक इट, आप नहीं ले सकते ऐसा। सो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज हियर द फेज इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वन। इसके अंदर फेज को नहीं लिया गया है, इसीलिए ये सही नहीं। करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बी, क्या पूछा है? सी, a capacitor is used in a primary coil in a primary circuit of an induction coil। बच्चों, इंडक्शन कॉइल क्या होता है? इंडक्शन कॉइल ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि वो हायर वोल्टेज जनरेट करके दे सकता है। लोअर सप्लाई करो, हायर मिल सकता है, मतलब इट इज वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। यस, इट इज वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, बट लोअर वोल्टेज हायर करंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू हायर वोल्टेज एंड लोअर करंट। जब वोल्टेज हाई आते हैं ना तो स्पार्किंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम लोगों ने इनपुट सर्किट के साथ में अगर कैपेसिटर को जोड़ दिया है तो कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाएगा, फिर वो आगे जाने वाला जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट करके जाने देगा। सो दैट्स व्हाई द कैपेसिटर इज यूज्ड टू अवॉइड द स्पार्किंग इन द कॉइल। जो कॉइल के अंदर स्पार्क होता है ना, उसको कम करने के लिए ऐसे कैपेसिटर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो जाए? क्योंकि वहां पर यह हो जाए कि स्पार्किंग कम हो जाए, राइट? सो वी आर यूजिंग द कैपेसिटर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन द ट्रांसफार्मर। इंडक्शन कॉइल इज वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच विल गिव्स यू हायर वोल्टेज, लोअर करंट। देना क्या है उसको? इंडक्शन कॉइल को लोअर वोल्टेज हायर करंट देना है। करेक्ट?
आगे बच्चों, नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो सी में क्या पूछा है पता है? देखो सी में क्या पूछा है, एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ अ सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब दो है, एक डीसी है और एक एसी भी है, और एसी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। दोनों है सर्किट के अंदर, कैपेसिटर भी है इंडक्टर भी है, इन सीरीज, सो दैट द डीसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस सी एंड द एसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस एल। क्या बताया कि सपोज ऐसा है सर्किट के अंदर, देखो ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक सप्लाई डीसी बताया, दूसरा एसी बताया। ये दोनों झगड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो, वो अपना अपना काम करते रहेंगे, जैसा है वैसा, जैसा चलता है वैसा करते रहेंगे, लेकिन काम करेंगे। राइट ना, क्या है हमारे पास समझाने में बात यह है बच्चों कि जो डीसी है वो कैपेसिटर के सामने आएगा और एसी जो है वो इंडक्टर के सामने आएगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन उसके XL एंड XC की वैल्यू है बच्चों। देखो XC का वैल्यू क्या है? सो इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, इट इज 1 अपॉन 2 पाई f इंटू सी। XL क्या है बच्चों? इट इज ओमेगा L, सो इट इज 2 पाई f। अभी एक सिंपल बात समझाओ, तो ये डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होगी FDC, और ये FAC जो है वो है हायर वैल्यू। तो होगा क्या? तो अगर मैं ये XC के सामने DC लिखूं तो DC में F0 है बच्चों, तो मुझे आंसर मिलेगा 2 पाई 0 इंटू सी एंड द रिजल्ट इज इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा मिल जाएगा। सो इनफाइनाइट है मतलब ये कैपेसिटर डीसी को पास होने ही नहीं देगा, दैट्स व्हाई द डीसी विल अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर। राइट, ओके। इसके लिए एसी की बात करें, सो एक्सी फॉर एसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, एफ की वैल्यू ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस एफ इज मोर देन एक्सी इज लेस, so in this case the value is less, तो ये कम हो जाएगी वैल्यू, एंड कम वैल्यू मतलब होता है उसको पास होने देता है। अब उल्टा सोचना है इसके लिए। अभी यहां पर मैं बात करूं XL फॉर व्हाट? डीसी। तो अभी समझो ये तो 0 है बच्चों, सो 2 पाई 0 इंटू L, योर आंसर इज 0। तो इंडक्टर क्या करेगा? भाई आ जाओ डीसी, सब पास हो जाओ, मुझे कुछ नहीं लेना है आपसे, चले जाओ अंदर से। राइट, बट इन द केस ऑफ एसी XL चाहिए और वो भी एसी चाहिए, सो यू नो दैट 2 पाई f, और वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा मतलब ये वैल्यू जो है ज्यादा है। सो ये क्या होगा? ये एसी को पास होने नहीं देगा। चलो एसी खड़े रहो यहां पर, लाइसेंस सब दिखाओ, ऐसा करेगा ये। सो द एसी विल अपीयर अक्रॉस दिस वन एंड डीसी विल अपीयर अक्रॉस दिस वन। प्रॉपर रीजन के साथ में समझाया, आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, बाकी सब वर्ड्स में सेंटेंस में समझा दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। राइट, द नेक्स्ट वन इज डी। बच्चों डी में क्या पूछा है देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या पूछा है? अ चॉक कॉइल इन सीरीज with the lamp is connected to a DC line। चॉक कॉइल का मतलब क्या है बच्चों पता है? ये लैंप है, लैंप का मतलब सिंपल बल्ब। अभी इसके साथ में ये इंडक्टर कनेक्ट कर दिया है, ऐसे इंडक्टर, यू कैन से वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर। इनिशियली इसको किसके साथ में कनेक्ट कर दिया बच्चों? डीसी सप्लाई के साथ में, ये डीसी सप्लाई। राइट, क्या पूछा? डीसी लाइन, द लैंप इज सेम शाइन ब्राइटली। यस, जैसे स्विच ऑन करोगे ये बल्ब ग्लो होगा, फाइन। राइट, ब्राइटली इन सेक्शन of iron core in the chalk
आयन कोर इन द चॉक कॉजेज नो चेंज इन द लैंप्स ब्राइटनेस। तो इसके अंदर हम लोग आयन का रॉड जैसा कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल इसके अंदर डाल देते हैं, आयन का रॉड जैसा मटेरियल इसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, अभी समझाया इसको, अभी समझाया इसको। ये डीसी को पास होने ही देता है, कोई चेंज नहीं करता है। क्यों? इसके पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी ही नहीं है। कब होगी इंडक्टिव प्रॉपर्टी? जब उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी सप्लाई के साथ में, तब। फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी है ही नहीं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, बस खड़े रहो, कोई काम नहीं है इसका। तो ये बल्ब की ब्राइटनेस है ना, वो कोई चेंज नहीं होने वाली। व्हाट अबाउट द केस? इन द केस ऑफ डीसी लिखना क्या है रीजन? इन द केस ऑफ डीसी the value of XL becomes 0. The value of XL becomes 0. 0 in the case of DC supply. Right? लेकिन आगे क्या पूछा है? Okay. Predict the corresponding observation if the connection is to an AC line. अभी सेम सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं फिर से एक बार। क्या पूछा है बताएं? एसी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? चलो बच्चों, एसी कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब है, राइट, और ये हो गया आपने जो चॉक कॉइल बनाया था वो, और ये हो गया सप्लाई एसी। बच्चों एसी सप्लाई होता है तो डेफिनेटली उसके पास फ्रीक्वेंसी होना ही है, डेफिनेटली इसके पास फ्रीक्वेंसी होगा ही होगा। अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी है, ये एसी और ये डीसी, राइट, ये तो बल्ब है, राइट, ये इंडक्टर है। तो अभी ये काम कर रहा है, ओके, यस, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू एट ऑल। तो अभी क्या होगा बताएं? सो दिस Z इज इक्वल टू व्हाट? सिंस Z इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1 अपॉन, अगर इसका रेजिस्टेंस R है बल्ब का, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, देन द वैल्यू इज 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड L स्क्वायर, क्योंकि XL इज व्हाट? ओमेगा L। अभी क्या होने वाला है पता है? जब ये ऑन कर दिया तो बल्ब ग्लो करेगा, ओके, कोई बात नहीं है इसके लिए। लेकिन 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 अभी मैंने ऐसा आयन का रॉड जैसा कुछ, कॉइल जैसा कुछ इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? तो बच्चों होगा ये, ड्यू टू दिस सॉफ्ट आयन और आयन रॉड, द इंडक्टिव प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग। उसका इंडक्टिव प्रॉपर्टी कुछ चेंज होने वाला है, उसका इंडक्टिव प्रॉपर्टी चेंज होने वाला है। ओके, मैंने उल्टा लिखा, Z का फॉर्मूला 1 अपॉन नहीं आएगा बच्चों, दिस इज नॉट 1 अपॉन, ये 1 अपॉन नहीं आने वाला। ये द Z इज, यू कैन राइट डायरेक्टली इन द, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, सो मैं 1 अपॉन नहीं लिख सकता बच्चों, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, सो दिस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अभी ये AC के साथ में कनेक्ट होगा तो Z डैश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये Z डैश के लिए R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कोई चेंज नहीं, लेकिन ये L डैश हो जाएगा, एंड दिस L डैश इज ग्रेटर देन दिस। क्यों? क्योंकि इसके साथ में, सॉरी, इसके साथ में उसका इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर गेट्स इंक्रीज व्हेन यू आर इंसर्टिंग द रॉड, soft iron rod, and due to that reason what happen? If this will increase, the Z dash will increase. As the Z dash will increase, the current through the bulb gets decreased. I is equal to V upon Z dash. Z dash increase हो गया तो ये current decrease हो जाएगा बच्चों, and the current gets decrease, then what happen? Current decrease होगा तो क्या होगा? बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। आ रही है ना बात समझ में? तो ये इफेक्ट इसके ऊपर होने वाला है। सही बात? वेरी गुड। द नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ई है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कुछ डिस्क्रिप्शन होगा तो फिर इसको रब करके करेंगे, लेकिन अभी रीड करते हैं। व्हाई इज द चॉक कॉइल नीड इन द यूज ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स विच AC means? Why can we not use an ordinary resistance instead of the chalk coil? Okay. अभी आपके घर के अंदर LED ट्यूबलाइट, LED बल्ब यूज करते हैं। उससे पहले का वर्जन था CFL बल्ब, वो जलेबी वाला आता था, है ना, राउंड राउंड। उससे पहले का वर्जन था ट्यूबलाइट, शायद आपके घर में अभी भी हो सकती है वो ट्यूबलाइट। बड़ा सा रॉड,
पतला वाला नहीं, बड़ा सा रॉड, उसके पीछे सेंटर में एक चौक लगाया हुआ है, उसके साथ में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है उसको ऑन करने के लिए आपको हायर वोल्टेज चाहिए। अभी हायर वोल्टेज तो आपने दे दी है, फ्लोरोसेंट जो बल्ब है उसको पता नहीं है कि उसको कितना खाना है, वो खाते ही जाएगा खाते ही जाएगा। वो खाएगा क्या? वोल्टेज करंट खाता ही जाएगा। लेकिन वो तो इनिशियल पे देना था, आपने देते ही रहे तो खा लिया, तो पावर कंज्यूम ज्यादा कर लेता है। बट वंस यू कनेक्ट दिस टाइप ऑफ कॉइल विद दिस, तो एक कॉइल क्या करता है, एक इनिशियल टाइम के ऊपर एक जोरदार जर्क देता है उसको वोल्टेज करंट का, हायर जर्क से वो ऑन हो जाता है। देखा है पुराना वाला ट्यूबलाइट, 1 2 3 फ्लिकरिंग के बाद ऑन होता था, बस वही काम वो बीच में लगाया हुआ चौक का होता है। फिर क्या हुआ, फिर चौक ने बोल दिया भाई आपको इतना ही पावर मिलेगा, बाकी खत्म। तो इसीलिए वो कंट्रोल करके रखता है और साथ में वो एनर्जी का यूज नहीं करता है। इन प्लेस ऑफ इंडक्टर इफ यू कनेक्ट इन प्लेस ऑफ चौक यू आर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस को कुछ नहीं मालूम, उसको एक ही मालूम है, क्या, इसको जाने देना है, लेकिन रोक के जाने देना है। आईडी प्रूफ लाओ, सब लाओ, ऐसा करके। तो करेगा क्या रेजिस्टेंस, जाने देगा करंट को, चाहिए उतना ही देगा, लेकिन बाकी का जाएगा कहां पर, हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो जाएगा, तो ये तो और डैमेज हो जाएगा, है ना। तो चौक कॉइल जो है वो पावर लॉस नहीं करता, इसीलिए उसका यूज होता है। रेजिस्टेंस जो है वो पावर लॉस करता है, इसीलिए इसका यूज नहीं करना है। आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़िए, जो मैंने समझाया वो फिर से देखिए, आंसर ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अभी एक लेक्चर का काम बाकी है, बस चैप्टर नंबर 7 गेट्स ओवर। थोड़ा ट्राई ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि पुराने जो पेपर्स है उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करवा सके। जेईई नीट लेवल का जो काम आपको करना है ना, वैसा काम थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।